नमस्कार, मैं हूं अनूप गुप्ता। अभी हमारे साथ हैं गौतम बुद्ध नगर के सांसद और बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा। सर, आपका स्वागत है। बहुत व्यस्त वक्त है क्योंकि वोटिंग होने वाला बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है। ऐसे में आपने वक्त निकाला, लेकिन अभी आप दादरी में कैंपेन कर रहे थे। दादरी से यहां आने में आपको कितना वक्त अभी लगा, और जब आप पहले, आज से अगर 10 साल पहले का अगर आप यहाँ के सड़कों का हाल अगर आप देखते हो तो कितना वक्त लगता था? देखिए अनूप जी, आपने मेरे मन की बात को कह दिया है। मैं यहाँ 41 वर्षों से हूँ, लेकिन पिछले 15 वर्षों से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। ये सच है कि मेरी लोकसभा लंबाई में बहुत ज़्यादा, एक तरफ जाएं तो 130 किलोमीटर खुर्जा पड़ता है, करीबन 90 किलोमीटर जहांगीरपुर और जेवर पड़ता है, दादरी करीबन 65 किलोमीटर पड़ता है, और सिकंदराबाद करीबन 80-90 किलोमीटर। तो मुझे यहाँ से आने में अब तो लगभग घंटा सवा घंटा में हम आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे खुर्जा जाने में 3 घंटे लगते थे। दादरी जाना हो तो कम से कम 2 घंटे लगते थे। अब वो समय लगभग आधा हो गया है। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। आपने मेरठ तक की दूरी जो 2.5-3 घंटे में उससे पूरी होती थी, अब हम 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर अधिकतम मेरठ पहुंच जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं तो कहूंगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला है। आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से आप आगरा 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, मथुरा 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, और अब तो उसकी आगे कनेक्टिविटी लखनऊ तक जाने के लिए 4.5 घंटे में लखनऊ भी पहुंच जाते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल वैसे इसकी कनेक्टिविटी के बाद तो ये समय और भी कम हो गया है। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें, नोएडा की अगर हम बात करें, तो सबकी नजरें होती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ शहर है। ऐसे में पिछले 10 सालों में जिस तरीके से यहाँ का विकास हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि नोएडा का जिस तरीके से कायाकल्प हुआ है, आपको लगता नहीं है कि ये ज्यादा बेहतर हो सकता था बनिस्बत आज जिस तरीके से जिस जगह पे नोएडा खड़ी है? देखिए, जैसा हम कहते हैं कि पिछली सरकारों ने 60-65 सालों में जो किया, और यहाँ की जो सरकारें थी, आप भी जानते हैं कौन सी सरकारें थी। एक समय था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक समय बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार। इन सरकारों के कारण ये सच है कि ये डिरेल हो चुकी थी व्यवस्थाएं। हमारी सरकार ने, योगी जी की और मोदी जी की सरकार ने 7 और 10 वर्षों का समय हमें मिला है। इसमें जो बदलाव किया है, मैं समझता हूं उसकी, देखिए, देयर इज ऑलवेज ए बेटर देन द बेस्ट, बट जो कुछ हुआ है वो भी काबिले तारीफ है, और वो भी अपेक्षाओं से बहुत ऊपर है। एक हाईवे बनाना, फिल्म सिटी बनाना, मात्र 2 साल के समय में एक एयरपोर्ट को तैयार कर देना। पिछले 15 वर्षों में यहां कोई पावर प्लांट नहीं लगा था। पावर की रिक्वायरमेंट तो बन गई, हो गई 10 गुना बढ़ गई, लेकिन पावर प्लांट नहीं था। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 12,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट बन गया, जो 1 महीने में चालू हो जाएगा। सड़कों का जाल, मेट्रो के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं जब नोएडा आया था तो 2 मंजिले मकान नहीं थे, आज यहाँ 582 30 मंजिल 40 मंजिली सोसाइटियां हैं। 27 लाख वोटर है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो मैं समझता हूं जो कुछ हुआ है बहुत हुआ है, लेकिन दिस इज नॉट द एंड। बहुत कुछ होना बाकी है, और उसी बाकी को पूरा करने के लिए आज हम लोग पब्लिक के सामने जा रहे हैं कि मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो जो बचे हुए काम रह गए हैं, चाहे वो विकास के हों, चाहे गरीब कल्याण के हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, वो सब पूरे होंगे। एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो पिछला 5 साल रहा है, चूंकि पेशे से आप डॉक्टर भी रहे हैं, और ये पिछला 5 साल कोरोना काल के तौर पर देखा गया, जिस तरीके से कोरोना महामारी आई, लोग बहुत तकलीफ में आए, किस तरीके से आपने इसको टैकल किया? क्योंकि देखिए, दिल्ली नोएडा में इसका मार बहुत ज्यादा था, और जिस तरीके से लोग इससे हताहत हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, उसको किस तरीके से आपने टैकल किया, हैंडल किया? ये बहुत बड़ा एक सवाल है इस 5 सालों के दौरान।
देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्ष तो लगभग कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपके सही समय पर लिए गए सही फैसलों ने देश को बचा लिया। विश्व की बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतें हिल चुकी थी और अभी तक भी उससे उभर कर बाहर नहीं आ पा रही हैं। भारत मजबूती से खड़ा रहा और सिर्फ खड़ा रहा नहीं रहा, बढ़ रहा है। आज जिस देश ने हम पर 200 साल राज किया, ब्रिटेन ने, आज आर्थिक दृष्टि से वो हमसे पीछे है। हम 5वीं की बजाय तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। कहीं हमें विश्व की बची हुई वैक्सीन्स मिला करती थी, आज हम अग्रणी विश्व के वैक्सीन सप्लायर या ड्रग सप्लायर की श्रेणी में आए। तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हुआ है। और उस वक्त का जो फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया, विपक्ष के लोग जब थाली और दिया जलाने पर हंसते थे, आज उस थाली और उस दिए नहीं और प्रधानमंत्री जी के त्वरित फैसले ने देश को एक बहुत बड़ी आपदा से बचा लिया। डॉक्टर साहब, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी आपके कंस्टिट्यूएंसी में है, वो है जिस तरीके से यहाँ लोग घर खरीदने आते हैं और होम बायर्स की एक बड़ी समस्या है कि बिल्डर से वो परेशान होते हैं, उनको समय पे मिल नहीं पाता है घर। इसके अलावा रजिस्ट्री में दिक्कत होती है। बहुत बड़ी समस्या, आम लोगों की समस्या यहाँ पे खड़ी हुई है। लोग पूछते हैं सवाल कि सरकार आखिर जाग क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं आखिर इस ओर ध्यान दे रही है। देखिए, इस समस्या का मूल कहां से है? इस समस्या के मूल में हमारी पिछली 2 सरकारें हैं, जिन्होंने बेतरतीब तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का रेशो, उस पर कितना लोड पड़ेगा इसकी गुणा भाग किए बगैर 10% पेमेंट भूखंड की लेकर पोजीशन दे दिया। अब वो बिल्डर या तो बैंकरप्ट डिक्लेयर करके चले गए, एनसीएलटी में चले गए, या बेईमान हो गए, कुछ जेल चले गए। इससे आगे सरकार क्या करेगी? कोर्ट कचहरी के अंदर उनसे फैसले कराए गए। रेरा हमारी सरकार ने बनाया। आपको ध्यान होगा, मैंने ही इस विषय को पार्लियामेंट में उठाया था। प्रधानमंत्री जी के सबसे प्रिय अधिकारी अमिताभ कांत की नेतृत्व में एक सोसाइटी बनी, एक कमेटी बनी, जिस कमेटी ने अपनी राय दी। आज 25,000 लोगों की रजिस्ट्रियां होने का मार्ग खुल गया है। बुरा नहीं हो पाया काम, लेकिन बहुत कुछ हुआ भी है। ये हम पिछली सरकारों का दंश झेल रहे हैं। एक चुनौती किसानों की समस्या भी है। लगातार हम देखते हैं कि किसान जो है आंदोलन करते हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कैसे उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो, उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, किसानों की आबादी की समस्या, कोर्ट कचहरी में जाना, 3 अलग अलग प्राधिकरणों के बाद कोर्ट ने कुछ फैसले दे दिए कुछ किसानों के फेवर में। मैं समझता हूं ये आबादी की समस्या को सुलझाना चाहिए। किसान कहीं ना कहीं एक पीड़ित पक्ष है। उसकी आबादी की समस्या, उसके 10% मुआवजे की समस्या, 4% की समस्या या 6% के भूखंड डेवलप करके देना, इनको प्रायोरिटी पर रखकर किसानों की इन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। कई जगहों पे अभी हम कैंपेन करने जाते हैं, देखने जाते हैं, कवर करने जाते हैं, तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं कि नो रजिस्ट्री नो वोट। एक अपने आप में आपको लगता है कि ये आपके सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है, ये स्लोगन? देखिए, रजिस्ट्री कराई भी हम नहीं है। जो सरकारों का की हुई भूल चूक थी उसको पूरा भी हम ही कर रहे हैं। तो हम जाकर प्रशासनिक अधिकारी उनको लोगों को जाकर ये समझा रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी की सरकार में ही ये जो बचे हुए कार्य पूरे होने संभव है। ये दर्द तो उन्हीं का दिया हुआ है, वो दवा क्या देंगे। एक सवाल है कि 2009 में आप लोकसभा चुनाव लड़े, उसके बाद 2014 में आपकी पहली जीत हुई और उस वक्त मोदी सरकार, मोदी की एक कह सकते हैं कि सुनामी थी उस वक्त में। फिर पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराया। आप किस तरीके से रिस्पांस देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं? किस तरीके का रिस्पांस है? क्या आपको लगता है कि पिछली बार जिस तरीके से विपक्ष लामबंद था उसका आपको फायदा हो रहा है, या जनता स्वतः जो है बीजेपी की नीतियों की वजह से आपके साथ खड़ी है? देखिए, इस वक्त पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच बना रहता हूं, उनकी दिन रात की समस्याओं में भागीदार बनता हूं, समाधान करने का प्रयास रहता हूं। मेरी उपलब्धता, क्योंकि मेरा घर इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट भी पास रहती है, तो मैं उनसे सुबह शाम देर रात मिल भी लेता हूं।
तो मैं समझता हूं कि वो लोग संतुष्ट भी हैं। 100% संतुष्टि का भाव तो पैदा नहीं होता, लेकिन मेरे हर चुनाव में मैं पिछले बार से बेहतर परफॉर्मेंस कर आगे बढ़ा हूं और मुझे इस बार भी विश्वास है। इस बार तो मोदी में है पूरा देश और मुझे पूरा विश्वास है पिछले बार से बेहतर जीत हम इस बार भी दर्ज कराएंगे। रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं इस बार आप? रिकॉर्ड ये है कि जो मेरी पिछली जीत थी उससे कुछ बेहतर। सर, एक सवाल और उठता है, क्योंकि आपसे पहले भी कई बार बातचीत हुई और राम मंदिर को लेकर के आप लगातार बयान देते रहे। उस समय भी लगातार जब राजनीति होती थी तो आपका बयान बहुत ही पॉजिटिव सेंस में होता था। अब चूंकि राम मंदिर, एक भव्य राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा है, आपको लगता है कि ये जो है वो गेम चेंजर साबित हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से इस बार का चुनाव देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि एक तरफा कहीं ना हो जाए, तो ये गेम चेंजर हुआ है आपके लिए? देखिए, 550 सालों का संघर्ष, लोगों की अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं पर अगर सरकार खरी उतर जाए तो चाहे ऐसी बात है। एक भावनात्मक जागृति तो हुई है ना देशवासियों में, उनको लगा है कि हमारा कुछ खोया हुआ हमें वापस मिल गया है। और वो भी भारत एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कैटेगरी का देश माना जाता है, जहां ईश्वर में और खासतौर पर भगवान राम में उनकी बहुत ज़्यादा विश्वास, भक्ति, श्रद्धा है। और वो काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है, तो एक खुशी का भाव है। लोग धन्यवाद देना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री को कि आपने हमारा ये इतना बड़ा संघर्ष के बाद के इस में सफलता प्राप्त की है, हमें अब भव्य दिव्य राम मंदिर दिया है। तो उसको लोग के मन में भाव है कि हाँ, मोदी जी अब फिर आने चाहिए। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें, नोएडा की बात करें, तो दो चीजें जो अभी पिछले 5 सालों में उपलब्धि के तौर पे हुई है, वो एक जेवर एयरपोर्ट जो लोगों को बड़ी राहत देने वाली है, इसके अलावा यहाँ फिल्म सिटी भी बनने वाली है। तो इससे कहीं ना कहीं नोएडा का विकास होगा। लेकिन लोग अब पूछ रहे हैं कि ये कब तक इंतजार करना पड़ेगा लोगों को इसके लिए? देखिए, जेवर एयरपोर्ट पे ट्रायल रन्स मैं खुद वहां देख कर आया हूं। इस एयर स्ट्रिप बन चुकी है जो सिटी साइड होती है, जिसे हम टर्मिनल बिल्डिंग कहते हैं, उसका कुछ काम बाकी है। मुझे उम्मीद है जून जुलाई तक ये चालू हो जाएगा। ट्रायल रन तो हो सकता है अगले 1 महीने में ही, 2 महीने में ही ट्रायल रन हो जाएंगे एयर स्ट्रिप के। और रेडार हाउस जो होता है हमारा, वह भी बनकर लगभग तैयार है, मैं स्वयं देख कर आया हूँ। जो बिजली का पावर हाउस तो हम लोगों ने कमिट किया था कि जो जिस चीज़ का प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं, वह बनकर तैयार है। इसी अप्रैल मई जून के अंदर उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। फिल्म सिटी को लेकर? फिल्म सिटी का काम थोड़ा ढीला जरूर चला, लेकिन अब क्योंकि टेंडर जा चुका है, एक बायर भी आ चुका है, शुरू में कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे, अब वह काम भी तुरंत शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी चुनौती कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं पर डाला है कि इस बार 370 सीट बीजेपी लाए। एक बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। कैसे देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य के तौर पर देखा जाता है, 80 सीटें हैं यहाँ पर। क्या आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप लोगों को जो लक्ष्य दिया है वो पूरा हो पाएगा? देखिए, पिछले बार हमारी 303 सीट थी और लगभग 350 के आसपास, 54 के आसपास हमारी एनडीए की सीटें थी। उस लक्ष्य तो हम काफी कुछ ज्यादा अचीव करने वाले हैं। स्थितियां पिछले बार से और बहुत बेहतर हुई हैं। सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। विपक्ष के लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष दिखाई नहीं देता है। मेरी कंस्टिट्यूंसी माने तो दोनों विपक्षी पार्टियों ने 3-3 बार अपने कैंडिडेट बदले हैं। विपक्ष स्वयं अपने आप को सरेंडर मोड में ले आ चुका है, हरावा मान चुका है। तो उन परिस्थितियों में 370 और 400 पार की कल्पना करना कुछ गलत नहीं है और ओवर भी नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो संकल्प पूरा होगा। ये सवाल इसलिए था क्योंकि आपको जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिम्मेवारी दी, चाहे वो सरकार की जिम्मेदारी दी या फिर संगठन की जिम्मेदारी दी, आपने उसको बहुत सफलतापूर्ण तरीके से निर्वहन किया। जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, वो काफी कुछ सीटें जो है वो बहुत टफ है, जिसको आप जीत नहीं मिली है बीजेपी को।
आपको लगता है कि 80 में से 80 सीटें मिल जाएंगी? देखिए, प्रयास हमारा है, परिस्थितियां भी अच्छी हैं। अगर कहीं कोई ऐसी दिक्कत होगी तो चुनाव तो एक युद्ध है, हार और जीत सबको स्वीकार है। हालांकि हम पूरी तरह इस बार 80 में से 80 सीटें जीतने की ओर अग्रसर हैं। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।